मूवी शुरू होते ही हमें 3000 साल से भी पहले का टाइम दिखाया जाता है, जिसमें हमें मिस्र मुल्क दिखाया जाता है जिसका राजा फिरौन था। वो एक लड़की को बहुत पसंद किया करता था, लेकिन वो लड़की उसकी बजाय उसके प्रीस्ट को पसंद करती थी, जो कि बहुत पावरफुल था। वो मरे हुए लोगों को जिंदा भी कर सकता था। अब ये प्रीस्ट उस लड़की से मिलने जाता है जिसे फिरौन पसंद करता था। ये दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं कि तभी फिरौन भी यहाँ पर आ जाता है। वो इनको एक साथ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इनकी तरफ बढ़ता है इन्हें मारने के लिए, लेकिन ये दोनों उसी फिरौन को मार देते हैं। वो लड़की उस प्रीस्ट से कहती है कि इससे पहले ये लोग तुम्हें कुछ करें तुम यहाँ से भाग जाओ और मैं खुद को मार लूंगी, और तुम तो मरे हुए लोगों को वापस ला सकते हो ना, तो तुम मुझे वापस ले आना। और इसके बाद वो लड़की खुद को मार लेती है। प्रीस्ट को फिरौन के लोग वहां से ले जाते हैं, लेकिन फिर प्रीस्ट के लोग उस लड़की की डेड बॉडी को चुरा लेते हैं और अब प्रीस्ट उस पर रिचुअल करने लगता है उसे जिंदा करने के लिए। लेकिन तभी वहां पर फिरौन के लोग दोबारा से आ जाते हैं, जो कि उस प्रीस्ट को पकड़ लेते हैं। वो सोचते हैं कि हम प्रीस्ट को बहुत बुरी सजा देंगे ताकि दोबारा कोई भी ऐसी गलती ना कर सके। वो प्रीस्ट को पकड़कर जिंदा ही मम्मी में बदल देते हैं। जब वो लोग उसके पूरे जिस्म पर पट्टियां बांध देते हैं तो वो लोग उसके ताबूत में बहुत ही खतरनाक कीड़े छोड़ देते हैं, जो कि चंद ही लम्हों में उसकी पूरी की पूरी बॉडी खा जाने वाले थे। और फिर उसके ताबूत को बहुत ही खास किस्म की चाबी से बंद कर दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अगर कोई भी ये ताबूत खोलेगा तो ये कर्ज बनकर हम पर आएगा। यानी अगर प्रीस्ट आजाद हो गया, इसकी सोल बाहर आ गई, तो हर तरफ तबाही मच जाएगी। और फिर प्रीस्ट के ताबूत को बहुत ही बड़े स्टैचू के नीचे दफना दिया जाता है, बहुत ही ज्यादा गहराई में, जिसे कोई भी नहीं खोद सकता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, कई साल बीत गए। पूरा शहर नीचे होता जा रहा था, मिट्टी के नीचे आता जा रहा था, और वो स्टैचू जो कभी काफी ऊंचा हुआ करता था वो भी अब छोटा हो गया था। ये एक ऐसी जमीन थी जिसके लिए कई लोग लड़ते थे, कई जंगें होती थीं कि इस जमीन को जीत लिया जाए, लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि इसके अंदर प्रीस्ट की डेड बॉडी है, यानी प्रीस्ट की मम्मी है। लेकिन उसकी पावर्स आज भी मौजूद है। इस जमीन के नीचे कई 100 सालों से वो ताकत जमा हो रही है, जो कि एक शैतानी ताकत में बदल रही है। अब इसी जगह पर एक फ्रेंच सोल्जर भागते भागते आता है और उसके पीछे कुछ लोग होते हैं, लेकिन वो सोल्जर चलते चलते स्टैचू के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। ये एग्जैक्ट वही स्पॉट था जहां पर उस प्रीस्ट की मम्मी थी। जो लोग इसके पीछे थे वो डर कर भागने लगते हैं और उनके जाते ही जमीन में कुछ होने लगता है, उसकी मिट्टी ऊपर आने लगती है। उस फ्रेंच सोल्जर का नाम रिक होता है। वो भी ये देख के घबरा जाता है और तभी उस रेत से एक शक्ल बनने लगती है और वो भी परेशान होकर यहाँ से चला जाता है। फिर 3 साल गुजर जाते हैं और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि इजिप्टोलॉजिस्ट थी, यानी ऐसी लड़की जो कि इजिप्ट पर रिसर्च कर रही थी, इजिप्ट के बारे में स्टडी कर रही थी और उनकी जुबान भी सीख रही थी। और अब उसे काफी हद तक ये चीजें समझ आने लगी थी। उसका नाम एवलीन था। एक दिन एवलीन का भाई उसके पास आता है और उसे कोई चीज देता है, ये बताते हुए कि ये मुझे खुदाई करते हुए मिली है, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बहन को ऐसी चीजें देखने का काफी शौक था। एवलीन उसको थोड़ा बहुत चेक करने लगती है और वो खुल जाता है। इनफैक्ट ये उसी ताबूत की थी जिसमें वो प्रीस्ट जमीन के नीचे कई सालों से दबा हुआ था। उस बड़ी सी की के अंदर एक मैप भी होता है जो कि उसी जगह का था। एवलीन ये देख के काफी एक्साइटेड होती है और उस लाइब्रेरी की बॉस के पास जाती है जहाँ पर वो काम किया करती थी। वो उनको वो मैप दिखाती है और कहती है कि क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन उसका बॉस उससे कहता है कि नहीं, वहाँ पर जाना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अगर एक बार कोई वहाँ पर चला जाए तो वो वापस लौट कर नहीं आता। वो उसे रोकने के लिए कहता है कि वैसे भी ये बनी बनाई जगह है, ऐसी कोई जगह ही नहीं होती। तो एवलीन उनसे कहती है तो फिर ये भी रूमर होगी कि जो भी वहाँ पर जाता है वो मर के ही वापस आता है, मुझे प्लीज जाना है वहीं पर। फिर वहाँ पर एवलीन का भाई आ जाता है। तो एवलीन उससे कहती है कि मुझे सच में बताओ तुम्हें ये की कहाँ से मिली। तो वो बताता है कि मैंने इसे किसी आदमी से चुराया है। वो एक फ्रेंच सोल्जर था और अब जेल में है। वो दोनों जेल में उस आदमी से मिलने के लिए जाते हैं, यानी रिक से। वो रिक से उस जगह के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन रिक उनसे कहता है कि एक शर्त पे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, वो ये कि आज मुझे फांसी होने वाली है, अगर तुम मुझे फांसी से बचा लो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जाऊंगा। जो आदमी उसे फांसी देने वाला होता है, एवलीन उससे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगी। वो पैसे हमें खजाना ढूंढ कर मिलेंगे जिसका पता सिर्फ और सिर्फ रिक को पता है। तो वो आदमी लालच में रिक को छोड़ देता है और अब वो तीनों जाते हैं उस जगह की तरफ। वो लोग शिप में होते हैं तो देखते हैं कि बाकी लोग भी उस खजाने की तलाश में वहीं पर जा रहे हैं। एवलीन रिक से कहती है कि उस जगह पर एक बुक भी दफन है, उसके अंदर काफी मैजिक्स लिखे हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं
वहाँ जाकर एवेलिन इनको वो स्टैचू दिखाती है और कहती है कि इसका आधा हिस्सा जमीन के नीचे है। अब वो सब मिलकर जमीन के नीचे जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर इस स्टैचू का आधा हिस्सा था और उस जगह पर काफी अंधेरा होता है। एवेलिन वहाँ पर लगा एक शीशा ऊपर करती है जिस पर सूरज की रोशनी पड़ते ही बाकी शीशों पर भी वो रोशनी रिफ्लेक्ट होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी हो जाती है। अब एवेलिन, उसके भाई और रिक के अलावा उनके साथ वो आदमी भी होता है जो कि रिक को फांसी देने वाला था और उसे रोक लिया गया था। वो एक जगह देखता है कि कुछ बहुत ही कीमती पत्थर लगे हुए हैं। जब उन पत्थर को हाथ लगाता है तो उनमें से एक पत्थर टूट जाता है और उसके अंदर से एक कीड़ा निकलता है जो कि उसकी बॉडी में एंटर हो जाता है। उसे बहुत पेन होती है और वो एक दीवार में अपना सर दे मारता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। ये सीन बहुत ही क्रीपी था। अब ये लोग रात के वक्त आग के पास बैठ जाते हैं और तभी वहाँ पर दूसरे ग्रुप को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर खजाने की तलाश में आया था। वो लोग बैठकर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि जो भी खजाना मिलेगा हम उसे डिवाइड कर लेंगे, लेकिन तभी कुछ लोग उन पर अटैक कर